हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही हूँ। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, वो पूरी वीडियो देखें। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, कितनी जरूरी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ जो कि एग्जाम में आने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी। और फ्रेंड्स, सामाजिक समझौते का सिद्धांत हमारा चल रहा था। हमने थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ लिया था, हमने रूसो के बारे में विचार पढ़ लिए थे। अब हम आज पढ़ेंगे लॉक के विचार सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाक, जॉन लाक 1632 और से क्या 1704। ठीक है, 1632 1704 आंग्ल दार्शनिक राजनीतिक विचारक थे। ठीक है, लाक का उद्देश्य हाब्स से भिन्न था। हाब्स ने 1649 की खूनी क्रांति के बाद राज्य के विवेक समस्त आधार की स्थापना सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो हाब्स ने 1649 की खूनी क्रांति के बाद राज्य के विवेक सम्मत आधार की सामाजिक स्थापना सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जबकि लाक का उद्देश्य, ठीक है, 1688 की गौरवपूर्ण, जो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति को उचित हुई थी, उसको उचित ठहराना था। ठीक है, इसी कारण उसके विचार हाब्स से क्या है, उसको उसके विचार हाब्स से भिन्न है। लाक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन 1690 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जो है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में किया। लाक ने मानव स्वभाव संबंधी विचार एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में दिए हैं। तो इसकी बुकें हैं। और गौरवपूर्ण क्रांति क्या है, और या ये इसे गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। गौरवपूर्ण क्रांति वह क्रांति है जो सन 1688 ईस्वी की क्रांति हुई थी, और यह इंग्लैंड राज्य में हुई थी। तो यह एक धार्मिक और राजनैतिक क्रांति मानी जाती है। और गौरवपूर्ण क्रांति को रक्त विहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको रक्त विहीन क्रांति के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह क्रांति बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्रांति में जरूर थोड़ा बहुत खून खराबा होता है। तो इसीलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति, ठीक है, या तो इसको गौरवपूर्ण क्रांति और इसको रक्त विहीन क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह है गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड की, क्योंकि ऐसा हुआ था कि उस समय शांतिपूर्वक एक क्रांति संपन्न हुई थी और इंग्लैंड का जो राजा था वो बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था भी बदली, पर कहीं भी खून का एक भी कतरा नहीं गिरा था। इसीलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति या रक्त विहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है 1688 में। ठीक है, इंग्लैंड के जेम्स द्वितीय द्वारा संसदीय संप्रभुता को चुनौती देने के फलस्वरूप ही इंग्लैंड राज्य में 1688 ईस्वी में क्रांति हुई थी। कौन था? जेम्स द्वितीय। ठीक है, ये था जेम्स द्वितीय, जिसकी जेम्स सेकेंड, जेम्स सेकेंड था। और संसदीय संप्रभुता को चुनौती देने के फलस्वरूप ही इंग्लैंड राज्य में 1688 में क्रांति हुई थी। राजा जो जेम्स द्वितीय को अपनी पत्नी समेत अपने निरंकुश शासन संसद की अवहेलना करने तथा प्रोटेस्ट धर्म विरोधी नीति के कारण गद्दी छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, इसे जो जेम्स द्वितीय था उसे गद्दी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि वह अपनी धर्म विरोधी नीतियां थी उसकी। और क्रांति के बाद विलियम तृतीय और मैरी तृतीय को इंग्लैंड के शासक के रूप में राजा और रानी बनाया गया था। तो इसकी पत्नी ये नहीं थी। तो यह है गौरवपूर्ण क्रांति का एक छोटा सा मैंने आपको झलक बताया है, जिसे आप गौरवपूर्ण क्रांति या रक्त विहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो चलिए, इच्छा सभी, अब आपने समझ लिया कि गौरवपूर्ण क्रांति क्या है। इच्छा सभी कार्यों की जननी है। उसके अनुसार जो आनंद उत्पन्न करने में समर्थ है उसे अच्छा, और जो दुख, ठीक है, जो आनंद उत्पन्न करने में समर्थ है उसे अच्छा, और जो दुख उत्पन्न करने में सक्षम है उसे बुरा कहा।
ठीक है, ये उसके विचार हैं लाक के। इसे ही मनोवैज्ञानिक अहंगवादी प्रयोगवाद कहा गया। क्या कहा गया है? मनोवैज्ञानिक अहंगवादी प्रयोगवाद। प्राकृतिक नियम ईश्वरीय और जैव वैज्ञानिक नियम है, यही अच्छाई और बुराई का मापदंड है। प्राकृतिक नियम को क्या माना गया? ईश्वरीय और जैव वैज्ञानिक नियम है, और यही क्या है? अच्छाई भी है और बुराई का भी क्या है? ये एक मापदंड माना गया है, एक पैमाना माना गया है। हाब्स के विपरीत लाक ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है। ठीक है, लाक ने क्या माना है? मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है। मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा और विवेकशील प्राणी मानते हुए लाक कहता है कि विवेकपूर्ण होने के कारण ही वे स्वेच्छापूर्वक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना अपना परम कर्तव्य समझता है। लाक ने मानव स्वभाव के उपयोगितावादी दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। लाक के मत में इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य दुख से बचना और सुख प्राप्त करना चाहता है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण, ठीक है, क्या है? प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है? हर मनुष्य ये चाहता है कि हमें दुख से बचना है और हमें सुख मिले, हमें सुख प्राप्त हो। ठीक है, यही सुख प्राप्त करने की जो लिप्सा होती है, जो लालसा होती है, जो इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, क्या है? वह राज्य निर्माण हेतु मनुष्य द्वारा किए जाने वाले सामाजिक समझौते का आधार है। क्या है? यही जो सुख प्राप्त करने की लिप्सा होती है, लालसा होती है, हमारी अभिलाषा होती है, वो क्या है? मनुष्य द्वारा किए जाने वाले सामाजिक समझौते का क्या है? आधार माना जाता है। लाक द्वारा मनुष्य को अच्छा और सद्भावनापूर्ण बनाने के पीछे तीन प्रमुख कारण उत्तरदायी है। ठीक है, तीन कारण है। क्या है इसमें? मनुष्य को अच्छा क्यों माना गया है? क्योंकि लाक जो था उसके पिता का मित्रवत व्यवहार था, जैसे कि हमने रूसो में पढ़ा था। रूसो के पिता का व्यवहार अच्छा नहीं था, उसकी माँ की मौत हो चुकी थी, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी थी। तो वो क्या है कि वह मनुष्य को प्राकृतिक समझने लगा था। ठीक है, लाओक के पिता का मित्रवत व्यवहार, और दूसरा है जीवन पर्यंत उसके साथ मित्रों का सद्भाव, यानी इसे पिता का भी मित्रवत व्यवहार मिला, पिता का भी व्यवहार अच्छा था, और उसके बाद जो उसके मित्रगण थे, उसके दोस्त थे, उनका भी क्या है? सद्भावना पूर्वक उससे संबंध था। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है 1688 में इंग्लैंड में हुई रक्तहीन क्रांति। इस बात पॉइंट में हम आएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि 1688 में रक्तविहीन क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर उस क्रांति में बहुत सारा खून खराबा होता, जैसा कि अक्सर होता है, लोग मारे गए होते, हताहत होते, तो इसकी लाक के विचार बदल जाते। तो उसके साथ क्या है कि यह भी एक बहुत अच्छा, उसके जीवन में यह एक घटना बहुत अच्छी थी कि उसने एक रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से इसीलिए जाना जाता है इसे, जिसके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से बिना रक्तपात किए सत्ता में परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके तीन जो है सद्भावनापूर्ण बनाने के मनुष्य के तीन कारण ये उत्तरदायी रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शासन पर दो निबंध अपनी नामक, शासन पर दो निबंध, ये इसकी जो है बुक है, रचना है। निबंध नामक अपनी रचना में लाक ने 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का प्रबल समर्थन, इसने क्या किया था? प्रबल समर्थन किया था। वाहन जो एक ये है रचना का वैज्ञानिक है, ने लाक की शासन पर दो निबंध नामक रचना को क्या कहा है? दुनाली बंदूक कहा है कि यह दुनाली बंदूक है। ठीक है, लाक की रचनाएं हम देखेंगे, ये जो कोटेशन है उसे जरूर याद रखें। इसने लाक के शासन पर दो निबंध जो लाक ने लिखा है उसको इसने दुनाली बंदूक कहा है। ठीक है, वाहन ने। लाक की रचनाएं एक नजर में। सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689, दुशासन पर दो निबंध 1690, मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध 1690, सहिष्णुता पर दूसरा पत्र 1690, सहिष्णुता पर तीसरा और चौथा पत्र 1692, और कैरोलिना का मौलिक संविधान 1692, और एक है और है। शिक्षा से संबंधित कतिपय जो विचार है, यह लाक की क्या है? अंतिम रचना मानी जाती है। चलिए, प्राकृतिक अवस्था, ये देखते हैं प्राकृतिक अवस्था के बारे में लॉक ने क्या कहा था। लाक ने कहा के संबंध, इसका कहना था प्राकृतिक अवस्था के संबंध में, लाक का कहना था कि यह अवस्था शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता और सुरक्षा से युक्त थी। यह बहुत अच्छा समझता था प्राकृतिक अवस्था को।
लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी। इसका मानना है कि प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी, यानी यह नियम थे इनमें, बिना नियम के नहीं थी प्राकृतिक अवस्था। उसके अंतर्गत यह नियम प्रचलित था, तुम दूसरों के प्रति वैसा ही। उसके अंदर क्या नियम प्रचलित था? लॉक ने कहा कि उसके अंदर यह नियम प्रचलित, तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। यह लॉक ने कहा है कि यह नियम प्रचलित था। लाक के अनुसार कालांतर में नैतिकता के नियमों की अवहेलना कर मनुष्य ने एक दूसरे के अधिकारों से हनन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, नैतिकता के नियमों की अवहेलना करके मनुष्य ने क्या किया? एक दूसरे के जो अधिकार थे उसका हनन करना प्रारंभ कर दिया। इस दोष के निराकरण के लिए, असुविधा से बचने के लिए मनुष्य ने नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी की स्थापना की। तब इससे, इन सब चीजों से बचने के लिए क्या किया कि सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज की स्थापना को ये मनुष्य जो है प्रेरित हुए। लाक के अनुसार चूंकि प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक नियमों के माध्यम से होता था, इसलिए मनुष्यों को इन प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। 3 प्रकार के कौन से अधिकार प्राप्त हैं? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो 3 अधिकार हैं प्राकृतिक, जो इंसान को जीवन का अधिकार है, उसे जीने का अधिकार है, उसे स्वतंत्रता का अधिकार है और उसे संपत्ति अपना अर्जित करने का भी अधिकार है। ठीक है फ्रेंड, जो ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, जिसकी मैं आपको पीडीएफ भी देती हूँ, तो आप इसका जरूर लाभ उठाएं। ठीक है, और वीडियो पूरी देखें, क्योंकि पीडीएफ में तो जो चीजें हैं इसके अलावा भी मैं वीडियो में काफी सारी बातें आपको बताती हूँ, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी अच्छी तरीके से आप बिल्कुल तैयारी करें। लाक के अनुसार प्राकृतिक कानून का अर्थ नैतिकता के नियम है जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित है। लाक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही मनुष्य नागरिक समाज की कल्पना हेतु प्रेरित हुए। ठीक है, यानी प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए मनुष्य ने क्या किया? नागरिक समाज की जो है कल्पना की और उसके लिए प्रेरित हुआ। लाक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान विभिन्न सुविधाओं को दूर करने हेतु मनुष्य ने आपस में क्या किया? एक समझौता किया। ठीक है, विभिन्न सुविधाओं को जो है दूर करने के लिए। लाक के मत में समझौता प्राकृतिक मनुष्य में सब व्यक्तियों ने मिलकर सब व्यक्तियों के साथ किया, जिससे समाज और राज्य की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। लाक ने 2 प्रकार के समझौते की बात कही, एक सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। 2 प्रकार के समझौते, एक सामाजिक समझौता और दूसरा राजनीतिक समझौता। लाक अपने सामाजिक अनुबंधन में हाब्स की अपेक्षा रूसों के अधिक निकट है। तो हाब्स की अपेक्षा, ठीक है, हॉब्स की अपेक्षा ये क्या है? थॉमस हॉब्स की अपेक्षा ये रूसों के ज्यादा इसके विचार नजदीक जाते हैं, क्योंकि रूसों ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी और उसने कहा था मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और लेकिन मनुष्य ने को जंजीरों में जकड़ा गया है। ठीक है, लाक के अनुसार सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपने अधिकार लेवियाथन जैसे किसी महादैत्य को सौंपने के बजाय समष्टि रूप में संपूर्ण समुदाय को समर्पित करते हैं। इस तरह राज्य की प्रभुसत्ता पूर्ण असीम सत्ता नहीं होती, बल्कि शर्तों से बनी होती है। ठीक है, लेवियाथन किसकी बुक है? मैंने पढ़ाया था, आपको पता होना चाहिए। लाक के अनुसार सत्ताधारी शासक मनुष्यों में हुए सामाजिक समझौता का ही एक अंग है। इसलिए लाक कहता है कि अगर शासक अपने अधिकारों और प्राकृतिक नियमों का अतिक्रमण करता है तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। ठीक है, अतः लाक का समाज दासता का पक्ष नहीं वरन स्वतंत्रता का पोषक है। तो लाक का समाज क्या है? दासता का पक्ष नहीं है, यह स्वतंत्रता का पोषक है, घोषणा पत्र है। ठीक है, लाक ने समाज की स्थापना और सरकार की स्थापना में क्या किया है? अंतर किया है। सरकार की स्थापना और समाज की स्थापना में क्या किया है? अंतर किया है। समाज की स्थापना क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, समाज की स्थापना कैसे होती है? समाज के लोग मिलजुल कर समाज की स्थापना करते हैं। सामाजिक जीवन के अस्तित्व का मूल कारण है सरकार की स्थापना, सोच विचार कर सहमति से निश्चित उद्देश्य की पूर्ति। और सरकार की स्थापना किस लिए की जाती है? किसी निश्चित लक्ष्य, किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। ठीक है, अतः उसने सरकार की स्थापना ही ट्रस्ट के रूप में क्या किया है? कहा है, ट्रस्ट के रूप में की है। वाहन के अनुसार यद्यपि लाक ने स्पष्ट नहीं किया, फिर भी वह 2 प्रकार का समझौता मानता है। पहला समझौता प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर नागरिक समाज की स्थापना करता है।
इस समझौते के संपन्न होने के पश्चात दूसरे समझौतों के द्वारा व्यक्ति राज्य का निर्माण करता है, जिनके द्वारा मूल समझौते में स्वीकार की गई शर्तों को कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए एक शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है, ये वाहन कहता है। ठीक है। लाक के अनुसार समाज की स्थापना हेतु सहमति आवश्यक है और इस तरह लाक ने संवैधानिक शासन के विचार को बढ़ाया। लाक के मत में राज्य शक्ति को जन कल्याण के नाम पर जनता की संपत्ति के संरक्षण, विदेशी आक्रमण से रक्षा, राज्य की कानूनों के पालन हेतु मृत्युदंड जैसे नियम बनाने का पूरा अधिकार है। लाक कहता है कि राज्य में शक्ति को जन कल्याण के नाम पर जनता की संपत्ति के संरक्षण करना, विदेशी आक्रमण रक्षा करना और कानूनों का पालन करना और जैसे नियम बनाने का क्या है, पूरा अधिकार है। लाक के अनुसार उसके राज्य की विशेषताएं निम्न है। राज्य मनुष्य के लिए है। कौन कौन सी है? राज्य क्या है, किसके लिए है? राज्य की स्थापना क्यों की गई? मनुष्य के लिए। ठीक है। मनुष्य का विकास करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए। सरकार का उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण करना। राज्य का की आधार क्या है? जन सहमति। राज्य का आधार क्या है? जन सहमति, यानी सब लोग एक मत होके क्या करते हैं? राज्य का निर्माण करते हैं, सरकार चुनते हैं। फोर्थ है संवैधानिक राज्य की सत्ता। राज्य है जिसमें लोग विधि का शासन स्वीकार करेंगे। ठीक है। राज्य सीमित है, पूर्ण नहीं। उसके अनुसार इसने क्या कहा? राज्य सीमित है, पूर्ण नहीं है। उसके अनुसार नागरिक नियम प्राकृतिक नियम का ही एक अंग है, दोनों में संघर्ष हो सकता है। प्राकृतिक नियम राज्य के आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में लागू रहता है। इस प्रकार लाक का राज्य एक नकारात्मक राज्य है। लाक अस्पष्ट रूप से संवैधानिक राज्य, बहुमत का राज्य और प्रतिनिधि शासन के विचार भी थे, जो उदारवाद का आधार है। अतः लाक को आधुनिक उदारवाद का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। लाक ने प्रभुसत्ता को विभाजित माना है। लाक के अनुसार राज्य सत्ता व्यक्तियों तथा सत्ता में राजा में बटी हुई है। लाक ने प्रभुसत्ता को विभाजित माना है। लाक के अनुसार राज्य सत्ता तथा राजा में बटी हुई है। ठीक है। लाक के राज्य का संचालन निश्चित कानून के अनुसार होता है। लाक के अनुसार कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत ही नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। ये कहता है कि कानूनों के शासन के अंतर्गत ही, विधि के अंतर्गत ही नागरिकों की क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। लाक ने समझौते के उपरांत उत्पन्न राज्य सत्ता को सर्वोच्च शक्ति माना, परंतु उसके लिए संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया। सर्वोच्च शक्ति तो माना, पर उसके लिए क्या किया? संप्रभुता शक्ति का प्रयोग इसने नहीं किया है। लाक सर्वोच्च सत्ता सरकार में निहित होते हुए भी सत्ता में निहित रहती है। यानी ये जो सर्वोच्च सत्ता है, इसके अनुसार क्या है? सरकार में निहित होते हुए भी क्या है, यह जो है सत्ता में निहित रहती है। जबकि रूसो इसे जनता की अविभाजित, यानी ये रूसो क्या इसे जनता में निहित मानता है। मांटेस्कू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को स्वीकार करते हुए व्यवस्थापिका को उच्चतर माना है। लाक के अनुसार मानव का समाज प्रवेश करने का कारण संपत्ति का संरक्षण और सुरक्षा है। व्यवस्थापिका उसकी संपत्ति का हरण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाहिनी की शक्ति के रूप में कार्य करती है। ठीक है। ये सब हमने लाक के विचार देखे। अब हम थोड़ा आलोचना पढ़ेंगे, क्योंकि आलोचना भी पूछी जाती है। लाक के सिद्धांत अत्यंत जटिलता लिए हुए हैं, ये आलोचना में कहा गया है। इसका मुख्य कारण क्या है कि लाक ने अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में अपने काल की उन तमाम राजनीतिक समस्याओं को लिया जो उसे दृष्टिगोचर हुई, परंतु वह उन्हें युक्तिपूर्ण ढंग से एक तार्किक संरचना का रूप देने में असमर्थ सिद्ध हुआ। ये कहता है सेवाएं। ठीक है। आलोचकों ने लाक के मानव स्वभाव संबंधी सेवाइन दृष्टिकोण को पूर्णतः एकांगी बनाया। ठीक है। पूर्णतः क्या बनाया है? उसने एकांगी बनाया है। मनुष्य का स्वभाव न तो मात्र बुरा है और न बहुत अच्छा, बल्कि दोनों का क्या है? सम्मिश्रण है। उसने तो जो है ये बताया है कि हाँ, मनुष्य बहुत अच्छा है, सद्भावनापूर्ण उसका व्यवहार है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है? न ही बहुत बुरा होता है, न ही बहुत अच्छा होता है, बल्कि क्या होता है? दोनों का सम्मिश्रण होता है, आलोचकों ने कहा है। लाक द्वारा संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व प्रदान करने से मनुष्य के शोषण पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था को क्या है? अनुचित बल प्राप्त होता है। जो इसका क्या है? शोषण पर आधारित है, और क्योंकि इसने संपत्ति को महत्व दिया है तो इसे शोषण होगा। पूंजीवादी वर्ग के लोग जो है संपत्ति इकट्ठा करेंगे और उसके बाद कमजोर वर्ग को क्या करेंगे? शोषण करेंगे।
लाक के मत में राज्य का कर्तव्य रक्षात्मक क्षेत्र तक ही सीमित है। नागरिकों के नैतिक और सांस्कृतिक पक्ष के विकास हेतु वह किसी प्रकार के कर्तव्य का पालन नहीं करता है जो कि वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध है। लाक ने राज्य की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व देकर राज्य की स्थिति दयनीय बना दी है। लाक ने राज्य की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व देकर राज्य की स्थिति दयनीय बना दी है। योगदान, थोड़ा सा योगदान देखेंगे, इतना थोड़ी कमियां हैं लेकिन योगदान भी बहुत अधिक है लाक के विचार का सामाजिक समझौते के लिए। लाक द्वारा प्रतिपादित जीवन स्वतंत्र संपत्ति के अधिकारों का सिद्धांत आज भी सर्वमान्य है। ठीक है, और आधुनिक लोकतंत्र का क्या है, मूल आधार है। लाक का प्रमुख योगदान प्रभुसत्ता के सिद्धांत के रूप में, जिसके आधार पर उसने कहा कि प्रभुसत्ता शासक में नहीं जनता में निहित होती है। लाक ने राजा के शासन करने की दैवीय अधिकार का प्रबल खंडन करते हुए इसने प्रबल खंडन किया है दैवीय अधिकार को, जो कि राजा को इस दैवीय अधिकार के अंतर्गत जो है राजा को क्या माना जाता है, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, ईश्वर का अवतार माना जाता है। तो उसने इस बल का प्रबल खंडन किया है क्योंकि उसके नाम पे, ईश्वर के नाम पे अपने आप को प्रतिनिधि बता के लोग राजा क्या करते थे, निरंकुश सत्ता जो है चलाते थे। तो इसने क्या कहा, प्रबल खंडन करते हुए संविधानवाद का सिद्धांत इसने प्रस्तुत किया है, संविधानवाद को महत्व दिया है और उसका सिद्धांत इसने प्रस्तुत किया है। ठीक है, मैक्सी ने कहा है कि मैक्सी के अनुसार लाक सबसे पहला व्यक्ति था। मैक्सी ने इसके क्या कहा है, इसने कहा है कि लाक सबसे पहला व्यक्ति था जिसने इतने स्पष्ट और शक्तिशाली ढंग से इस सिद्धांत का क्या किया है, समर्थन किया है, यह कहा है मैक्सी ने। ठीक है, अगर शासन जनता की सहमति पर आधारित ना हो तो वह अवैधानिक है। वो कहता है कि अगर शासन जनता की सहमति पर आधारित न हो तो अवैधानिक है। राजनीतिक सिद्धांतों को लाक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उसका प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। तो सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण योगदान क्या है, लाक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, ये कहा है डनिंग ने। ठीक है, ये डनिंग ने कहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक, और आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।